विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा मौर्य सम्राट, मौर्य राजवंश चल रहा था। 7 स्टार चैप्टर है, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी परसों ही जो आपका पेपर हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि पिछले 4 लेक्चर में से काफी क्वेश्चन बने हैं। 4-5 लेक्चर अगर आपने सुने होंगे ढंग से तो उसमें काफी क्वेश्चन कवर हुए हैं। तो बस आप सुनते चले जाइए, है ना, और उसको रिवाइज कीजिए बार बार। मल्टीपल रिवीजन चाहिए होते हैं कि कोई कंपटीशन निकालने के लिए। तो उसमें मौर्य जो राजवंश के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें आज हमने क्या करना है, केंद्रीय प्रशासन कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रांतीय शासन। ठीक है, तो जैसे केंद्र का शासन का मैंने पूरा बता दिया, आज प्रांतीय शासन के बारे में बता रहा हूं। तो मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिसे चक्र कहा जाता था। क्या कहते थे? अब ये क्वेश्चन बना है कि मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था? आंसर चक्र कहा जाता था। चंद्रगुप्त के समय इन प्रांतों की संख्या के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, किंतु अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कितने? और ये 5 प्रांत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले उत्तरापथ, जिसको उदीच्य भी कहा गया है। उत्तरापथ, उदीच्य, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा हो गया प्राची या पूर्वी प्रदेश या मध्य देश, इसकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। प्राची की कहा, प्राच्य भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, प्राची या प्राच्य, है ना। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। तीसरे नंबर पे था अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। उज्जैनी या महिष्मती। अगला था कलिंग। कलिंग की राजधानी थी तोसली, धौली, तोसली या धौली। और दक्षिणापथ की राजधानी थी, अगला जो 5वां नंबर पे है दक्षिणापथ, उसकी राजधानी सुवर्णगिरी। क्या थी? सुवर्णगिरी। बल्कि कलिंग में भी एक की राजधानी तोसली, एक की राजधानी जौगढ़ थी। उसके भी 2 पार्ट थे वैसे। ठीक है, प्रांतों के 2 पार्ट थे, बट आपने एक लेके चलना भी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली, धौली। ठीक है, और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। बार बार उसको रिवाइज करना आपने, एक बार सुन के एक बार पढ़ के नहीं होगा। बार बार क्या करना है? इस हद तक करना है कि आपसे अगर मैं किसी भी समय मौर्य प्रांतों की संख्या के बारे में पूछूं तो आप उन 5 प्रांतों के नाम और उसकी राजधानी को बिना देखे क्या कर सकें? बोल सकें। अगर आप बिना देखे नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब आपका पढ़ने का तरीका क्या नहीं है? सही नहीं है। आप मेंस नहीं निकाल सकते। मेंस के लिए आपको याद होना चाहिए और लिखने की स्पीड होनी चाहिए, तभी निकलेगा। छोटे क्वेश्चन आते हैं कई बार, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या के बारे में बताइए, तो आपने ऐसे कहना कि चंद्रगुप्त के समय में तो नहीं थी जानकारी, लेकिन अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि 5 प्रांत थे, है ना। इन प्रांतों के राज्यपाल जो थे प्राय राजकुल से संबंधित कुमार होते थे, यानी राजकुमारों को ही दिया जाता था। जो प्रांतों का कार्यभार दिया जाता था वो किसको? राजकुमारों को। तो कुमार बोलते थे। इन्हें राष्ट्रीय संज्ञा भी प्राप्त थी। क्या बोलते थे? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय भी बोलते थे। कुमार को आर्यपुत्र भी कहा गया है। इन प्रांतीय प्रमुखों को 12,000 पण वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। कितना? 12,000 पण वार्षिक वेतन। एक तरह से राज्यपाल हो गए। क्या हो गए? गवर्नर। ठीक है, अच्छा जी। सौराष्ट्र की स्थिति एक अर्ध स्वतंत्र प्रांत जैसी थी। यूपीएससी ने पूछा कि मौर्य साम्राज्य में अर्ध स्वतंत्र राज्य कौन सा था? तो आंसर सौराष्ट्र प्रांत। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त वैश्य और अशोक के समय तुषाश्प ने, तुषाश्प, और ये भी तुषाश्प जो है ये यवन जातीय है। गवर्नर जो तुषाश्प है वो क्या है? यवन जातीय गवर्नर। अशोक के समय कौन है? तुषाश्प है, वो यहाँ के प्रशासक थे। बाकी मैंने सुदर्शन झील के बारे में बता रखा है कि चंद्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अशोक के समय में सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल, जो यवन जातीय राज्यपाल है तुषाश्प, उसने क्या किया? उसमें नहर निकलवाई और उसका फिर दोबारा उसकी मरम्मत करवाई उसने, सुदर्शन झील की, है ना। केंद्रीय शासन की भांति प्रांतों में भी प्रांतीय मंत्री परिषद होती थी। रोमिला थापर के अनुसार, भाई ऐसा बताया जाता है कि अगर आप यूपीएससी में मौर्य पढ़ना चाह रहे हैं तो रोमिला थापर को पढ़ें। वामपंथी इतिहासकार हैं, ठीक है, तो उन्होंने मौर्यों का इतिहास लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक। और लेकिन वामपंथ नजर आता है उनके लिखने में। क्या आता है? तो रोमिला थापर के अनुसार प्रांतीय मंत्री परिषद केंद्रीय मंत्री परिषद की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र थी। वह कभी कभी सम्राट से सीधे आदेश प्राप्त करती थी। प्रत्येक प्रांत में अनेक मंडल, मंडलों को देश बोला गया है, अनेक मंडल होते थे, जिसकी तुलना वर्तमान कमिश्नरियों से की जाती है।
कमिश्नरी, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो कमिश्नरी शब्द है ना, आप अंग्रेजों के समय में जब पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया, 1000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उस पर एक कमिश्नर नियुक्त किया। क्या किया? यानी एक कमिश्नर के अंडर में 1000 किलोमीटर स्क्वायर का क्या होता था, एरिया होता था, उसके ऊपर एक कमिश्नर होता था। पर यहां पर मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक प्रांत में एक मंडल यानी देश होते थे जिनकी तुलना वर्तमान कमिश्नरियों से की जा सकती है। मंडल का प्रमुख प्रदेष्टा होता था। कौन होता था? प्रदेष्टा होता था, जिसे अशोक के अभिलेख में प्रादेशिक संज्ञा दी गई है। युक्त, राज्युक और प्रादेशिक। युक्त, राज्युक और प्रादेशिक। तीसरा शिलालेख जब हम अशोक का पढ़ते हैं तो 3 नाम पढ़ते हैं। युक्त छोटा है, उससे बड़ा रज्जुक है, और उससे बड़ा डिजिग्नेशन जो है वो किसका है? प्रादेशिक का। इतना समझ में आ गया? मंडल का प्रमुख प्रदेष्टा होता था, जिसे अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक संज्ञा दी गई है। प्रदेष्टा मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था। प्रदेष्टा मंडल के अधीन, अब ये भी ध्यान रखना, प्रदेष्टा कहां होता था? मंडल में होता था। अब आप पूछेंगे मंडल क्या होता है, तो मैंने जैसे माना एक एग्जांपल दे रहा हूं, वर्तमान में उत्तराखंड है, 2 मंडल है यहाँ पे, एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है। तो उस पर भी जो गढ़वाल मंडल में जो बैठते हैं गढ़वाल कमिश्नर, और कुमाऊं मंडल में जो बैठते हैं कुमाऊं कमिश्नर। तो कुमाऊं कमिश्नर सुने होंगे आपने कुछ समय पहले, क्या नाम है उनका, सीनियर आईएएस जो है दीपक रावत जी, क्या नाम है उनका, दीपक रावत जी, तो कुमाऊं कमिश्नर थे हमारे, है ना। तो ऐसे ही मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये मंडल है। मंडलों का जो हेड है वो कौन है? प्रदेष्टा है, जिसको अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक कहा गया है। और प्रदेष्टा मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था और स्वयं समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। अब समाहर्ता कहां बैठा हुआ था? केंद्र में। समाहर्ता, सन्निधाता। समाहर्ता मतलब टैक्स कलेक्टर, और सन्निधाता मतलब ट्रेजरर। सन्निधाता मतलब राजकीय कोष का अध्यक्ष, एक तरह से जिसके पास राजकीय कोष है। एक मंडल में अनेक जिले होते थे, जिसे आहार या विषय बोला जाता था, जिसके प्रमुख अधिकारी विषयपति या आहारपति होता था। एक जिले में कई स्थानीय होते थे, प्रत्येक स्थानीय के अधीन 800 ग्राम होते थे। अब जो पीसीएस वाले होते हैं वो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि मौर्य काल में 800 ग्रामों के ऊपर मतलब किसके अधीन होता था? आंसर स्थानीय के। ऐसे पूछेगा, एक स्थानीय में 2 द्रोणमुख होते थे, एक द्रोणमुख में 2 खारवटिक होते थे, और एक खारवटिक में 20 संग्रहण नामक प्रशासकीय इकाइयां होती थी। इन संस्थाओं के प्रधान न्यायिक, कार्यकारी और राजस्व संबंधी अधिकारों का उपयोग करते थे तथा युक्त संज्ञक पदाधिकारी की सहायता से अपना कार्य करते थे। अब मैंने बताया था युक्त, राज्युक और प्रादेशिक, ये कौन है? अधिकारियों के नाम है, जिनमें कौन है? प्रादेशिक सबसे ऊपर है, उससे नीचे राज्युक है, उससे नीचे युक्त है। तो 800 ग्रामों का समूह क्या कहलाता था भाई? 800 ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? स्थानीय। 400 ग्रामों का समूह क्या कहलाता था? द्रोणमुख। एक बार यूपी वालों ने बड़ा चकमा दिया, उन्होंने कहा एक स्थानीय में कितने द्रोणमुख होते थे। अब बच्चों ने याद तो कर रखा था कि स्थानीय में कितने ग्राम होते हैं? 800, और द्रोणमुख में कितने ग्राम होते हैं? 400। पर क्योंकि थोड़ा पलट के पूछ लिया उन्होंने कि एक स्थानीय में कितने द्रोणमुख होते थे, तो कई बच्चे उसका आंसर सही नहीं लिख पाए, क्योंकि ऑप्शन थे 1, 2, 3, 4। तो यहीं पर इसी को बोलते हैं रीजनिंग लगाना। क्या लगाना? इफ मैन ऑफ इमोशन इज लाइक अ गोल्ड एंड अ मैन ऑफ रीजनिंग इज लाइक आयरन, गोल्ड इज प्रीशियस बट आयरन इज मोर यूजफुल। एक ने तो रटा, तोता जिसे बोलते हैं, उसने कहा जी स्थानीय में 800 ग्राम, द्रोणमुख में 400 ग्राम। अब क्योंकि पलट के आ गया तो एग्जामिनेशन प्रेशर में क्या होता है कि ये क्या पूछ लिया इन्होंने कि एक स्थानीय में कितने द्रोणमुख। तो भैया जब उधर 800 है इधर 400, इसका मतलब एक स्थानीय में 2 द्रोणमुख। 400 ग्रामों के क्या? 2 द्रोणमुख। ऐसे खारवटिक है 200 ग्रामों का है। तो अगर माना मैं आपसे पूछता कि एक स्थानीय में कितने खारवटिक, तो 4, 200 200 200 200 800 होते हैं। या अगर मैं ऐसे पूछता कि एक द्रोणमुख में कितने खारवटिक, तब आप बोलते 2 खारवटिक। नहीं आया समझ में? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, ऐसे पूछते हैं थोड़ा पलट के, घुमा के, कान इधर से मरोड़ते हैं वो। तो एक स्थानीय में 2 द्रोणमुख होते थे, एक द्रोणमुख में 2 खारवटिक होते थे, और एक खारवटिक में 20 संग्रहण होते थे। तो 20 संग्रहण का मतलब क्या हो गया? 20 संग्रहण का मतलब क्या हुआ? 20 संग्रहण में 10 ही ग्राम बता रहा है। अब नए जो शोध है, पहले हम 100 ग्राम पढ़ते थे, लेकिन अब 10 बता रहा है, क्योंकि 20 गुणा 10 बराबर 200। तो एक खारवटिक में कितने संग्रहण?
अरे एक खारबटिक में कितने संग्रहण? 20 संग्रहण भाई। और एक संग्रहण में कितने गांव? 10 गांव। एक संग्रहण में कितने गांव? और इन संस्थाओं के जो प्रधान होते थे वो न्यायिक, कार्यकारी और राजस्व, राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू को, राजस्व संबंधी अधिकारों का उपयोग करते थे तथा युक्त संज्ञक पदाधिकारी की सहायता से अपना कार्य करते थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप होता था। अब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं। संग्रहण मतलब 10 गांव, संग्रहण मतलब, और उसके ऊपर कौन? गोप। उसके ऊपर कौन? गोप नामक अधिकारी होता था। स्थानीय का प्रमुख कार्य, स्थानिक का प्रमुख कार्य ग्रामों में भू राजस्व एकत्र करना था। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू एकत्र करना, गांव में भू राजस्व एकत्र करना किसका कार्य था? आंसर स्थानिक का कार्य था। किसका? तथा इसे लिखने का कार्य गोप करता था। लिखने का कार्य कौन करेगा? गोप करता था। मेगास्थनीज जिले के अधिकारी को एग्रोनोमोई, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी का भी क्वेश्चन रहा है कि मेगास्थनीज ने जिले के अधिकारी को क्या कहा है? आंसर एग्रोनोमोई। क्या कहा है? यह जिले के ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी होता था। दूसरी बार यूपी वालों ने ऐसे फंसाया कि मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था? वो भी एग्रोनोमोई था। कौन था? ऐसे पूछा ना उन्होंने कि मेगास्थनीज ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग निर्माण के प्रमुख अधिकारी को क्या कहता है? आंसर एग्रोनोमोई। और दूसरा ये पूछा कि मेगास्थनीज जिले के अधिकारियों को क्या कहता है? उनको भी एग्रोनोमोई कहता है। ठीक है, तो एग्रोनोमोई जो है विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों का उल्लेख, मेगास्थनीज विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों का उल्लेख करता है जो जिले में विभिन्न विभागों का शासन चलाते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। कहीं भी पढ़ लो आप, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और आज भी पढ़ लो, सबसे छोटी यूनिट जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्या होती है? गांव। क्या होती है? ये अलग बात है कि ग्राम को हम यहाँ पे ग्राम बोल रहे हैं, कहीं पर हम उसको दीही बोलेंगे, दीही, कहीं पर अलग अलग नामों से भी संबोधित करेंगे। ठीक है, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो ग्राम होती थी। इसका अध्यक्ष ग्रामीणी होता था। अब सुन लो भाई, वैदिक काल से लेकर और पूरा मॉडर्न तक, खुद मुकद्दम मिडिवल, खुद मुकद्दम चौधरी से लेकर आगे तक, जहां जहां पर ग्राम का अधिकारी लिखा होगा उसको वैसे ही याद करना है आपने। क्या लिखना है? तो जैसे अगर उसने पूछ लिया कि मौर्य काल में ग्राम का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो आपने बोलना ग्रामीणी कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीणी ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था। यह वैतनिक अधिकारी नहीं था। अर्थशास्त्र के अनुसार ग्रामीणी ग्राम वृद्ध परिषद की मदद से ग्राम का शासन संचालित करता था। इस ग्राम वृद्ध परिषद में ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे। यह परिषद न्याय का भी कार्य करती थी। क्या करती थी? न्याय का भी कार्य करती थी। राज्य सामान्यतया ग्रामों के शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। क्या नहीं करता था? हस्तक्षेप नहीं करता था। अब आप जैसे विदेशों में जाओगे तो आज भी तो होता है, शरीफ होते हैं वहां। क्या होते हैं? शरीफ। उनके पास गन भी होती है, हथकड़ी भी होती है, पूरी देखभाल, मतलब एक तरह से पुलिस है वो। अब छोटे छोटे इलाके होते हैं, बर्फीले इलाके हैं, कहीं कहीं तो क्या बोलते हैं, रात ही रात हो रही कई दिनों तक, नहीं आया समझ में, बर्फ पड़ी हुई, अंधेरा हो रखा पूरा, कौन देखता न्याय व्यवस्था? शरीफ देखते हैं वहां। उनके भी क्या होते हैं? हमारे यहाँ क्या होते हैं? प्रधान जी होते हैं। क्या होते हैं? तो पहले तो सामान्य होते थे, अभी तो सीधे प्रधान बनते ही सीधे किसमें? स्कॉर्पियो में दिखते हैं सब लोग, है ना। आगे लिखा होता प्रधान जी। क्या लिखा होता है? तो प्रधान जी अगर हमारे जो सबसे छोटी संसद है हमारे देश की, वो स्कॉर्पियो में घूमते हैं, तो फिर भाई विधायक और जो सांसद होंगे वो तो फिर थोड़ा उन्हें अपना स्टेटस क्या करना पड़ेगा। और इसी होड़ में तो हो रहा है कि इलेक्शन पर बहुत पैसा बहाया जा रहा है पानी की तरह, और जो जितना पैसा बहा रहा है समझ लीजिए कि वसूली वहीं से होनी है। कहां से? आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से क्या होना है? वसूली होनी है। चलो जी, मगर क्या करें, जनता भी तो नहीं मान रही। गरीब पार्टियों को वोट देती नहीं है, जो लोकल पार्टीज है हमारी, है ना। मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन के बारे में बता दूं। मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन मतलब, अब नगर के बारे में बता रहा हूं। अभी तक मैंने किसके बारे में बताया? प्रांत के बारे में। अब नगरीय प्रशासन, मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलता है। नगर का शासन एक सभा द्वारा संचालित होता था। किसके द्वारा?
सभा द्वारा संचालित होता था, जिसका प्रमुख नागरक होता था। मेगस्थनीज पाटलिपुत्र नगर की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण देता है। पाटलिपुत्र नगर की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण देने वाला यूनानी इतिहासकार कौन है? आंसर मेगस्थनीज, और उसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। वह नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहता है। अब ये ध्यान रखना, यही होती है गड़बड़। उधर एग्रोनोमोई बोला उसने जिले के अधिकारी को, क्या बोला? उसने कहा जिले का अधिकारी है एग्रोनोमोई, साथ में उसने बोला ग्रामीण क्षेत्रों में मार्ग निर्माण का प्रमुख अधिकारी भी कौन है? एग्रोनोमोई। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा हो? नगर की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण देते हुए बोल रहा है कि नगर का जो प्रमुख अधिकारी है वो एस्ट्रोनोमोई है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने ऐसे नहीं पूछा, उन्होंने पूछा पाटलिपुत्र नगर की शासन व्यवस्था कितने सदस्य चलाते थे, और तो 5 छके 30 होता है। कितना? 5 छके भाई 5-5 सदस्यों की 6 समितियां। बच्चों ने याद कर ली, पर क्योंकि पेपर क्या हो गया, थोड़ा सा घूम के आ गया, मतलब क्वेश्चन जो है घुमा के दे दिया। उन्होंने कहा पाटलिपुत्र नगर शासन व्यवस्था चलाने के लिए कितने सदस्य होते थे कुल? आंसर 30 होते थे, है ना? कितने होते थे? यानी 6 समितियां होती थी। अब फिर उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्या किया? समितियों से क्वेश्चन पूछे। कैसे पूछे? उन्होंने कहा जन्म मरण का पंजीकरण कौन करती थी? तो तीसरी समिति करती थी। तो मैं सारे के सबके काम बता रहा हूं कि पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति, चौथी समिति, 5वीं और 6ठी, जिसमें कि 5-5 सदस्य हैं। ये समिति क्या क्या कार्य करते थे, तो आपने इसी क्रम में याद करना है इसको। किस क्रम में? कि पहली समिति का कार्य क्या था? शिल्पकला संबंधी समिति थी। किससे संबंधित? शिल्पकला संबंधी समिति थी, जो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी और कारीगरों और कलाकारों के हितों की देखरेख करती थी। कारीगरों और कलाकारों के हितों की देखरेख करती थी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी समिति यह विदेशियों से संबंधित थी। किससे? अब सुन लो भाई, हमारे देश में बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से भी पहले समितियां बन रखी हैं 5 सदस्यों की पाटलिपुत्र में। वो क्या कर रही है? कारीगरों और कलाकारों की क्या कर रही है? हितों की देखरेख कर रही है। आप अगर कारीगरों और कलाकारों का सम्मान नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो लोक कलाकार आपकी सरकार बदल दे। ये भी ध्यान रखना। नहीं आया समझ में? मतलब ऐसा ना हो कि स्टेज में खाली नेता अभिनेता ही खड़े हों। अगर कोई राज्य का सबसे बड़ा लोक कलाकार है तो उसको भी उतना ही सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि सरस्वती पुत्र हैं वो। ठीक है? आपने सम्मान नहीं दिया, आपने उनको पूछा ही नहीं, तो हो सकता है कि वो एक गाना गाएं और आपकी सरकार बदल दे, है ना? सुना होगा आपने, नौ छमी न रहना, कांग्रेस बाहर और कमीशन को मीट भात, बीजेपी बाहर। इतना दम होता है लोक कलाकार के अंदर, इसलिए उसका सम्मान करना क्या है? जरूरी है। और आपने ये भी देखा होगा कि लोक कलाकार जब आग्रह करता है तो उसे इस पूरे राज्य के लोग क्या करते हैं? आदेश समझकर उनका पालन करते हैं। देखा होगा आपने, भू कानून में किसने आवाज लगाई? नेगी जी ने। आप बोला कि आपने आना है, और पूरी की पूरी भीड़ कहां पहुंच गई? नहीं आया समझ में? यानी उनका जनमत इतना ज्यादा है कि मुख्यमंत्री से भी ज्यादा जनमत होता है ऐसे कलाकारों का। उनका सम्मान करना जरूरी। दूसरी समिति यह विदेशियों से संबंधित थी। किससे? विदेशियों से संबंधित थी, विदेशियों की देखरेख करती थी। किसकी? उनके आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, उनकी अंत्येष्टि क्रियाओं आदि के प्रबंध के साथ साथ उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखने की इसकी जिम्मेदारी थी। समझ में आ गया? तो दूसरी समिति का काम दूसरी समिति में ही याद करना, आगे पीछे मत कर देना। अब तीसरी समिति यह जनगणना संबंधी समिति थी। किससे? जनगणना संबंधी समिति थी, विदेशियों की देखरेख करती थी, उनके जनगणना संबंधी समिति थी, यह जन्म मरण का हिसाब करती थी, जन्म मरण का पंजीकरण। इसका मतलब आज भी आपको नहीं पता होगा, जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं जहां बच्चे जन्म लेते हैं, या जितने भी ये जो क्या होता है छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, अगर कोई बच्चा वहां पे जन्म हो गया तो वहां से पूरी सूचना जो जाती है वो शासन के पास जाती है। जैसे आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनाते हैं? आप नगर पालिका से बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? इसका मतलब पहले वो शासन के पास जाती है कि भाई आज कितने बच्चों ने जन्म लिया। हर
गायनेकोलॉजिस्ट जो होंगी उनके सेंटर पे पूछा जाता है, ये पता है, रजिस्टर जाता है, बाकायदा नाम, पिता का नाम सब जाता है, उसी के बेस पर आपको क्या मिलता है, जन्म प्रमाण पत्र मिलता है। कई लोग भूल जाते हैं जन्म प्रमाण पत्र लेना, और जब बच्चा हो गया 10वीं में पहुंच गया तब जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है तब बनवाते हैं। ऐसा नहीं करना है, शिशु के जन्म लेते ही क्या करना, जन्म प्रमाण पत्र। ऐसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र भी होता है, जैसे नगर पालिका में अगर आप हैं तो वो वहीं से बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जैसे हिंदुओं में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जलाते हैं तो उसके लिए क्या लकड़ियां लेते हैं, तो वहां से एक रसीद लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? उस रसीद के आधार पर, क्योंकि जिसके नाम से ली जाएगी, जो अमुक मृत व्यक्ति है उसके नाम से ली जाती है, तब वो वहां पर जमा करना पड़ता है नगर पालिका में। उसके आधार पर पता चलता है कि भाई हाँ क्या है, तब उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। अब डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत फिर कहां पड़ती है, जितने भी चीजें चेंज करानी है, माना आपको कोई व्यक्ति है, उसे मीटर, बेटा है उसे मीटर में अपना नाम करवाना है, जमीन अपने नाम करवानी है, जो भी चीजें करवानी होगी वहां हर जगह पर क्या होगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो तुरंत बनाने पड़ते हैं। इतना समझ में आ गया? कई लोग नहीं बनाते हैं, बाद में फिर क्या, इवन इंश्योरेंस जो है वो भी तब मिलेगा जब डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज को डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती, क्या दिखाया जाता है, कागज दिखाया जाता है, क्या, डेथ सर्टिफिकेट, तब रिलीज होता है पैसा। समझ में आ गया? तो आज से यानी ईसा के जन्म से भी पहले पाटलिपुत्र में जन्म मरण संबंधी क्या किया जा रहा है, हिसाब रखा जा रहा है, कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग मरे। यह कर अनुमान के अलावा मृत्यु के कारण को जानने का के लिए भी जिम्मेदार होती थी कि मृत्यु क्यों हुई। तो कारण मैं एक चीज और बता देता हूं कि थोड़ा मेरे ख्याल से, ये तो खैर हॉस्पिटल्स वगैरह करते होंगे, लेकिन कुछ मृत्यु जो होती है वो घरों में होती है, सामान्य मृत्यु होती है, नॉर्मल डेथ होती है। कायदे से शमशान पर एक ऑफिस ऐसा भी होना चाहिए जो मृत्यु के कारणों को जाने, क्या करे, और वो डेटा पूरा, उसको पूरा क्या करे, पूरा वो डेटा सामने रखे। हमारे पास जो डेटा आता है वो पूरा नहीं आता। लीवर डैमेज होने से कितने लोग मरे, हार्ट अटैक से कितने लोग मरे, एक्सीडेंट मतलब हेलमेट ना पहनने के कारण हेड इंजरी से कितने लोग मरे, ठीक, एक्सीडेंशियल डेथ कितनी हुई, और अलग अलग जो डेथ के कारण है, कॉज है, बीमारी से कितने लोग मरे, कैंसर से कितने लोग मरे, वो सारा डेटा होना चाहिए सरकार के पास। और उसी आधार पर क्या होना चाहिए, कार्य होने चाहिए। ब्लड प्रेशर से कितने मरे, वैसे बीपी से नहीं मरते हैं पर पहले मरते थे बीपी से, हाई ब्लड प्रेशर से पहले डेथ हो जाती थी। आज क्या टेबलेट्स है, वो खाओ और चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शुगर से पहले लोग मर जाते थे, लेकिन आज दवाइयां हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, ठीक। लेबर पेन से मरती थी, जो जन्म देने वाली माताएं होती थी, डेथ हो जाती थी। अब क्या है, थोड़ा कमी आई है मदर मोर्टेलिटी रेट में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, मतलब इन्फेंट कितने वो हो रहे हैं। तो ये सब चीजें डेटा होना चाहिए किसके पास, सरकार के पास। इतना समझ में आया? और वो कहां पर होगा, वो शमशान में ही संभव है। कहां पर, शमशान घाट में। इस तरह का ऑफिस होना चाहिए। और चलो जी, तो तीसरी समिति मैंने बता दिया आपको कि मृत्यु के कारणों को जानने के लिए भी जिम्मेदार थी। चौथी समिति है व्यापार वाणिज्य संबंधी समिति थी। चौथी समिति क्या थी, व्यापार वाणिज्य संबंधी समिति थी। इसका कार्य माप तोल की जांच करना, वस्तु विक्रय की व्यवस्था करना और यह देखना कि प्रत्येक व्यापारी एक से अधिक वस्तु का विक्रय ना करे। एक से अधिक वस्तु का विक्रय बिना अतिरिक्त शुल्क दिए नहीं किया जा सकता था। अगर कोई अनाज बेच रहा है तो अनाज ही बेचेगा, कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा ही बेचेगा, है ना। मॉल नहीं होते थे उस समय कि सब कुछ वहीं मिल रहा, सब्जी भी वहीं मिल रही, कपड़े भी वहीं मिल रहा। नहीं आया समझ में? यानी प्रत्येक व्यापारी का, बर्तन वाला व्यापारी है तो बर्तन बेचेगा, ठीक है। अच्छा जी, कोई पांचवी समिति, यह वस्तु निरीक्षक समिति थी जो बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी। यह ध्यान देती थी कि नई पुरानी वस्तु मिलाकर ना बेची जाए, नई पुरानी वस्तु मिलाकर ना बेची जाए, ठीक है। अगली है छठी समिति, यह कर निरीक्षक समिति थी। इसका कार्य क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना था। क्रय विक्रय की वस्तुओं पर, यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरी समिति और छठी समिति सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा पूछी जाती है कि क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलने का कार्य कौन सी समिति करती थी। आंसर, छठी समिति करती थी। विक्रय मूल्य का 10वां भाग कर के रूप में लिया जाता था।
विक्रय मूल्य समझते हैं, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का 10%, सेलिंग प्राइस का 10% जो भाग था वो कर के रूप में लिया जाता था। कर की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? इस देश में 2% लोग टैक्स देते हैं। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग दे रहे हैं अपना, जो भी खरीद रहे हैं आपको जा रहा है, लेकिन जो वैसा डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स खासकर जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इनकम टैक्स सिर्फ 2% लोग देते हैं। कितने? जबकि ये बताया गया है कि इस देश में लगभग 24% या 25% लोगों को इनकम टैक्स देना चाहिए, क्योंकि वो उस दायरे में आते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर कर की चोरी होती है, क्या होती है? चोरी होती है, इसलिए टैक्स नहीं होता पूरा। 25% लोग, 24% लोग जिस दिन इस देश में इनकम टैक्स देने लग जाएंगे तो आपको वो सुविधाएं मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बोलो ना महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, तो महंगाई क्यों हो रही है? महंगाई इसलिए हो रही है कि टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वसूले जा रहे हैं आपसे। जीएसटी सुना होगा आपने, वो उससे बच नहीं सकते आप, वसूला जा रहा है, उसी से तो बन रही है सारी चीजें। पहले क्यों नहीं थी? पहले आप यहां से आगरा जाते थे तो इतने गहरे खड्डे थे कि बस की छत से सिर टकराता था। अब क्यों नहीं टकरा रहा? पैसा आया ना। जब पैसा आएगा तो नितिन गडकरी जी बोलते हैं, आप मुझे ये बताओ कि कहां पर बनानी है सड़क, बहुत पैसा है कि मेरे पास। मेरे पास मतलब सरकार के पास बहुत पैसा है, आप बताओ कहां बनानी है। नहीं आया समझ में? तो पैसा कहां से आता है भाई? सरकार की आय का स्रोत क्या है? कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व। कर राजस्व मतलब जो टैक्स से कलेक्ट करती है सरकार, और कर भिन्न राजस्व मतलब नहीं भाई, कर भिन्न राजस्व मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस है, वहां से कमाती है सरकार। रेलवे है, आपको बिठाती है ना, ट्रेन में जाते हो आप, तो जब आप 1 रुपए खर्च करते हो तो उसमें लगभग 92 पैसे जो हैं वो ट्रेन पे ही लग जाते हैं। किस पे? 8 पैसा बचता है सरकार को। अब उस पे भी आप फ्री करोगे यात्रा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तब बोलोगे आपकी ट्रेन हमारी जी गंदी है, ये है वो है। तो ट्रेन अगर आपको बाहर देश जैसी ट्रेन, अगर आपको मेट्रो जैसी ट्रेन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? टिकट लेके यात्रा करनी पड़ेगी। और समस्या यह है कि मेट्रो जब चलाई जाती है तो उसकी सुरक्षा के लिए फिर और सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं। वैसे तो ऐसे खुद ही समझदार होना चाहिए था व्यक्ति को कि मेट्रो है हमारी, जो दिल्ली वाले हैं बड़े सजग हैं अपनी मेट्रो के लिए। आप गंदा करके देखो, हुड़दंग मचा देंगे वहां पे, आपको बिल्कुल क्या जलील कर देंगे वो। और ये अच्छा भी है, अपने अधिकार, वो बोलते हैं हमारी मेट्रो है ये। ऐसा गंदा कैसे कर रहे हैं आप? है ना? किसी ने अगर गुटखा थूक दिया तो समझ लो फिर वो थूकने लायक नहीं रहेगा कभी। नहीं आया समझ में? लेकिन जो सामान्य ट्रेनें हैं वहां पर ऐसा नहीं। तो जब सरकार क्या करती है, 1 रुपया आपसे लेती है, जब किराया लेती है ना ट्रेन का, तो क्योंकि सबसे बड़ा कर्मचारी समूह जो है वो रेलवे में है। कितने कितने लाख कर्मचारी, सबसे बड़ा केंद्रीय कर्मचारियों का जो समूह है वो रेलवे विभाग में है। चाहे वो गेट खोलने वाला हो, जब आप क्रॉसिंग करते हैं रेलवे क्रॉसिंग, तो वहां पर गेट खोलने वाले से लेकर क्या रेल चलाने वाले से लेकर अंदर टिकट काटने वाले से लेकर सारी चीजें जो है वो क्या है, रेलवे का कर्मचारी। उनकी तनख्वाह कहां से? और रेल का जो खर्चा आता है इलेक्ट्रिसिटी से, माना इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो उसका भी तो बिल देगी सरकार। तो वो सारा, मैंने कहा अगर 1 रुपया आपसे टिकट ले रही तो 92 पैसे रेल पे ही खत्म हो जाते हैं। 8 पैसे का प्रॉफिट होता है। अगर 9-10 पैसे का प्रॉफिट अगर हो गया या 11 पैसे का प्रॉफिट हो गया, ये माना जाता है कि बहुत अच्छा क्या किया, मैनेजमेंट किया गया। समझ में आ गया? तो ठीक है भाई, कर की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मौर्य प्रशासन में सड़कों पर जल और कीचड़ फेंकने या एकत्र करने पर पंकोदक सन्निरोधे नामक जुर्माना अधिरोपित किया जाता था। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों ने 2013 में पूछा कि मौर्य प्रशासन में अगर सड़कों पर जल कीचड़ फेंक दिया या कीचड़ इकट्ठा हो गया तो फिर कौन सा जुर्माना लगेगा? आंसर, पंकोदक सन्निरोधे। पंकोदक, पंक मतलब कीचड़ होता है, पंक मतलब कीचड़, पंकज, कीचड़ में जो खिलता है कमल, उसको पंकज कहा जाता है। समझ में आया? तो इसका नाम क्या? पंकोदक सन्निरोधे। ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन। अब मैं इसके बाद बता रहा हूं मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के बारे में। इसके बारे में
मौर्यकालीन, मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी जिसका उल्लेख किसने, यूनानी लेखक भी करते हैं। प्लूटार्क कहता है कि एंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य, प्लूटार्क क्या बोलता है, एंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये पता नहीं कितनी बार आ गई है सही कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। कथन किसका, आंसर प्लूटार्क। और वो क्या बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, एंड्रोकोटस बोल रहा है। ठीक है। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। 9,000 हाथी का मतलब समझते हो? 800 रथ चलो वो छोड़ो, हाथी का मतलब समझते हो? हाथी बहुत ज्यादा खाता है भाई, है ना। और कितने घोड़े, कितने, 30,000 अश्वरोही। सोचो जब ये चलते होंगे तो बस आसमान में फिर क्या, धूल ही धूल दिखाई देती होगी अश्वरोही जब चलते हो। कौटिल्य ने भी चतुरंग बल यानी पैदल, घुड़सवार, हस्ती और रथ का उल्लेख किया। चतुरंग सेना नहीं बोलते, पैदल होते हैं, घुड़सवार होते हैं, हस्ती होता है और रथ होता है, इसका उल्लेख किया है। इसी के साथ कौटिल्य ने नवाध्यक्ष नामक अधिकारी का भी उल्लेख किया है जो युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों का भी अध्यक्ष था। भाई जहां पर नौकाएं वौकाएं चलानी होती थी, इनलैंड वाटरवेज जो होते थे, उसके लिए जो अध्यक्ष होता था वो क्या था, नवाध्यक्ष। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मौर्यों के पास जल सेना भी थी। क्या थी, जल सेना भी थी। मेगस्थनीज के अनुसार सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। मेगस्थनीज के अनुसार सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। सैनिकों का कार्य केवल युद्ध करना था, शांति काल में वे आराम करते थे। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यों की इस विशाल सेना का प्रबंध 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से किया जाता था। अब यहाँ पे भी 6 समितियां थी और कितने कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। पहली समिति क्या करती थी, इसका कार्य जल सेना की व्यवस्था करना था। पहली समिति का कार्य जल सेना की व्यवस्था करना। दूसरी समिति जो थी वो सेना संबंधी रसद एवं यातायात की व्यवस्था करती थी। रसद एवं यातायात किसके लिए, सेना के लिए। तीसरी समिति जो थी वो पैदल सेना की देखभाल करती थी। चौथी सेना जो थी वो अश्वरोही सेना की व्यवस्था करती थी। 5वीं समिति जो थी वो हस्ती या हाथी सेना की व्यवस्था करती थी। और 6ठी समिति जो थी वो क्या, रथ सेना की व्यवस्था करती थी। इसकी सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति होता था। सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था, सेनापति होता था, जो मंत्रिण का भी सदस्य था। इसको 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन प्राप्त होता था। युद्ध में सेना का संचालन नायक नामक सैन्य अधिकारी करता था। अब ध्यान रखना, सैन्य विभाग का प्रधान कौन है, सेनापति है। और ये क्या है, मंत्रिण है, सबसे ऊपर वाला मंत्रिण, जिनके सबसे ऊंचे वेतन है 48,000 पर्ण का वेतन। लेकिन मैंने कहा कि युद्ध में सेना का संचालन कौन करेगा, नायक करेगा। कौन करेगा, नायक करेगा। और ये इसको जो वेतन मिलेगा वो 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलेगा। कितना, 12,000 पर्ण। मौर्यों ने दुर्ग की सुरक्षा और प्रबंध पर भी बल दिया। साम्राज्य के भीतरी भाग में स्थित दुर्गों के लिए दुर्गपाल और सीमांत के स्थित दुर्गों के लिए अंतापाल नामक अधिकारी होता था। ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था मौर्य काल में, आंसर अंतापाल। ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था मौर्य काल में, आंसर अंतापाल। तो 2 तरह के दुर्ग हो गए ना, एक सीमाओं पर, एक अंदर। अंदर वालों का हो गया क्या, दुर्गपाल, और सीमाओं वालों का अंतापाल। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। नंबर 1 औदक, जो नदी द्वीप में बनाए गए दुर्ग थे। नदी के बीच में द्वीप है, उस पर अगर कोई दुर्ग बना रखा उसको कौटिल्य ने लिखा है औदक। दूसरे को बोला उसने पर्वत, पर्वतों पर बनाए गए दुर्ग, पर्वत। फिर तीसरा बताया उसने धानवन, यानी मरुभूमि में बना हुआ जो दुर्ग होता था उसको क्या बोलते थे, धानवन। और चौथा था वन दुर्ग, घने जंगलों में निर्मित दुर्ग जो होते थे उनको क्या बोलते थे, वन दुर्ग। कौटिल्य ने पैदल सेना के 6 भागों का उल्लेख किया है। एक हो गया मॉल, मॉल मतलब स्थायी सेना, मॉल मतलब स्थायी सेना। मृतक, आवश्यकता होने पर किराए की सेना, मर्सनरीज बोलते हैं जिनको। मृतक मतलब आवश्यकता होने पर किराए की सेना। श्रेणी बल, यानी युद्ध में आजीविका चलाने वालों से गठित, युद्ध से आजीविका चलाने वालों से गठित जो सेना थी उसको क्या बोला, श्रेणी बल। क्या बोला, श्रेणी बल।
फिर मित्र बल, मित्र राष्ट्र की सेना को क्या बोला? मित्र बल। फिर बोला अमित्र बल, बंदी बनाए गए जो सैनिक थे वो क्या थे? अमित्र बल, बंदी बनाए गए सैनिक अमित्र बल। फिर आठवीं बल यानी जंगली सेना, आठवीं बल यानी जंगली सेना। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के? एक है प्रकाश युद्ध, जो आमने सामने लड़ा जाए, उस युद्ध को क्या बोला उसने? प्रकाश युद्ध। दूसरा बोला उसने तुषणी युद्ध, इसके अंतर्गत जिस राज्य से युद्ध किया जाना होता है उसके राज परिवार में फूट डलवाकर उस राज्य का विनाश किया जाता है। फूट डालने वाले को तूषणी कहा जाता है, फूट डालने वाले को तूषणी। अब जैसे राजा है मन, राजा का छोटा भाई है, और राजा के छोटे भाई के कान बढ़ दिए कि भाई ये राजा तो पता नहीं कब मरेगा, तुझे कब मिलेगी गद्दी भाई है। और या फिर क्या, रानी है, रानियां भी कई प्रकार की हैं, उनके भी बच्चे हैं, छोटी वाली को भड़का दिया, जैसे कैकई को भड़काया था मंत्रा ने कि भाई तेरा बेटा कब बनेगा राजा, बड़ी पटमहिषी का बेटा ही बनेगा राजा, है ना, भड़का दिया। फिर अंदर ही अंदर क्या फूट पड़ी, एक दूसरे को जहर दिया, लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर अगला युद्ध बताया उसने कूट युद्ध, यह कूटनीति को छल प्रपंच का युद्ध है, कूटनीति व छल प्रपंच का युद्ध है। तो सत्ता को प्राप्त करने के लिए जहरीली पोशाकें भी पहनाई गई। क्या पहनाई गई? ऐसी पोशाकें जिनमें जहर लगा था, और गिफ्ट दे दिया और पहना, और वो थोड़े समय बाद क्या मृत्यु। नहीं आया समझ में? इसके बाद मैं थोड़ा सा बता रहा हूं मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। मौर्य शासकों की गुप्तचर व्यवस्था बहुत श्रेष्ठ थी। पूरे साम्राज्य में गूढ़ पुरुषों का जाल बिछा हुआ था। ये फिर उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा कि कौटिल्य ने गुप्तचरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? आंसर गूढ़ पुरुष। क्या? गूढ़ पुरुष। एरियन जो कि विदेशी इतिहासकार है, एरियन ने ओवरसियर्स कहा है और स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा है। अब ये ध्यान दो, इंस्पेक्टर शब्द जो है वो यूनानी शब्द है। इंस्पेक्टर शब्द जो है, अभी नहीं बोलते हम पुलिस इंस्पेक्टर है जी, बालक या बालिका। इंस्पेक्टर शब्द जो है स्ट्रैबो ने बिफोर क्राइस्ट में बता दिया। नहीं आया समझ में? तो मैंने कहा एरियन ने कहा ओवरसियर और स्ट्रैबो ने कहा इंस्पेक्टर। गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को महामात्याप सर्प बोला जाता था। महामात्याप सर्प। अब जैसे अगर आप अभी तो खैर हमारे प्रधानमंत्री के क्या सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, लेकिन कभी मेरे ख्याल से आईबी जो क्या उसके जो हेड थे वो कौन थे? अजीत डोभाल जी थे, उत्तराखंड से हैं। अरे प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। एनएसए जो है कौन है? अजीत डोभाल। तो उनको आप महामात्याप सर्प बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को महामात्याप सर्प बोला जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। ये दोनों क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है, एक है संस्था और एक है संचरा। जैसे अभी भी बता दूं मैं आपको, एक LIU होती है, सुनिए आपने, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पुलिस की। LIU विदाउट सिविल यूनिफॉर्म में रहती है, आप ही के बीच में रहेगी, उसको सब पता होगा क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, क्या सोच है आपकी, वो सब शासन को जो क्या होती है रिपोर्ट जाती है। उपद्रवी करोगे, जैसे माना आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं उत्तराखंड में। अब LIU की रिपोर्ट जाती है शासन के पास कि कौन कौन उपद्रवी है यहाँ पर। उपद्रवी मतलब कौन कौन लड़ाई झगड़ा बूथ पर बवाल कर सकते हैं, कौन कौन है ऐसे लोग, तो उनके नाम शासन को भेजे जाते हैं। तो शासन फिर क्या होता है, SDM जो होते हैं वो बुलाते हैं उनको, तहसीलदार या SDM जो होंगे वो क्या करेंगे, उनको हाजिर करेंगे वहां पर। कहां पर? अपने ऑफिस में, और उनके मुचलके भरे जाते हैं फिर 25-25 हजार के मुचलके। मुचलके समझते हो कि अगर आपने कोई चीज की तो आपके 25 हजार तो जब्त होंगे, साथ में आप क्या, आप पर कार्रवाई भी होगी कानून। जितने भी शस्त्र वाले लोग होते हैं उन्हें अपने शस्त्र जमा करने पड़ते हैं, ये पता है। लाइसेंसी जो होते हैं उन्हें अपने बंदूकें जमा करनी पड़ती है। जब इलेक्शन खत्म होगा, पूरा रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर वो बंदूक मिलती है कुछ दिनों बाद। ये पता है? नहीं पता। बंदूक रखना भी आसान नहीं है। पता नहीं कितने इलेक्शन होते हैं राज्य में, कभी आपके नगर निकाय के चुनाव, कभी आपके विधानसभा के चुनाव, कभी आपके लोकसभा के चुनाव। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक बार शस्त्र जमा करो
और एक ही बार में निपटा दो सारा भैया, लोकसभा, राज्यसभा, क्या पंचायत, सब एक साथ निपटा दो। वन नेशन वन इलेक्शन किसका कंसेप्ट है? मोदी जी का कंसेप्ट है। और ठीक भी रहेगा भाई, एक ही बार लगाओ यार, तुमने शहर को गंदा करना है, एक ही बार चिपकाओ जो चिपकाना है ना। कभी विधानसभा में, कभी लोकसभा में, कभी कहीं, फिर एक ही बार वो बजते रहेंगे, क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर जो होते हैं, है ना। तो संस्था भाई, ये ऐसे गुप्तचर थे जो स्थायी और संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। ये 5 प्रकार के होते थे। कौन? संस्था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, जैसे LIU हो गई, कैसी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो IB होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये क्या हो गई, अलग अलग जगहों देश के अंदर। और एक होगी देश से बाहर, उसको बोलते हैं रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग। रॉ जो हमारी होगी वो बाहर जाकर क्या करेगी, गुप्तचरी करेगी। तो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ 2 प्रकार के गुप्तचर है, एक संस्था है, एक संचरा है। संस्था एक ही जगह पर रहकर गुप्तचरी करते हैं, और संचरा घूम घूम कर क्या करते हैं, भ्रमणशील होकर गुप्तचरी करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इनमें संस्था में भी मैंने कहा 5 प्रकार हैं। जैसे एक हो गया कापटिक छात्र, यानी विद्यार्थी के रूप में वेशधारी, क्या कैसा वेश बना रखा होगा उसने, किसी गुरुकुल में पढ़ रहा होगा, विद्यार्थी के रूप में भड़का रहा होगा। दूसरा हो गया उदास्थित, यानी सन्यासी के वेश में, उदास्थित मतलब सन्यासी के वेश में होगा। अगला होगा गृहपतिक, यानी कृषक वेश में होगा, किस वेश में, और क्या कर रहा होगा, गुप्तचरी कर रहा होगा कृषक वेश में। अगला होगा वैदेहक, ये वणिक वेशधारी होगा, वणिक, वणिक मतलब वानिया, यानी व्यापारी के रूप में, वणिक मतलब व्यापारी के रूप में। अगला होगा तापस, यानी तपस्वी के वेश, क्या होगा, तपस्वी के वेश में होगा। तो इसने, चाणक्य ने कहा कि इतने प्रकार के संस्था होते हैं, विद्यार्थी, सन्यासी, कृषक, वणिक, तपस्वी, यानी कोई भी शासन की दृष्टि से छुपा हुआ नहीं था। हर एक व्यक्ति के इसके टारगेट पर था कि कहीं गुप्तचरी ना कर रहा हो ये, दूसरे किसके लिए, राज्य के लिए। ऐसी दूसरा जो बोला उन्होंने संचरा, यह गुप्तचर जो भ्रमणशील रहकर गुप्तचरी करते थे उनको क्या बोला, संचरा। इनके भी 4 प्रकार थे। एक हो गया सत्री, यानी विशिष्ट रूपों से प्रशिक्षित एवं परिवारहीन गुप्तचर, परिवारहीन, प्रशिक्षित और परिवारहीन गुप्तचर। दूसरा तीक्ष्ण, अर्थात सूरवीर गुप्तचर, कैसा, सूरवीर गुप्तचर को बोला गया तीक्ष्ण। अगला हो गया परिव्राजिका, भिक्षु या भिक्षुणी वेशधारा, इसमें गणिकाओं की नियुक्ति की जाती थी। वैश्याएं जो होती थी वो भी गुप्तचरी का कार्य करती थी, ठीक है, गणिकाएं बोला जाता था। भिक्षु या भिक्षुणी के वेश में क्या करती थी, गुप्तचरी करती थी। अगला रसद, ये क्रूर प्रकृति के गुप्तचर होते थे, क्रूर प्रकृति के गुप्तचर। अमेरिका में सुना होगा आपने, जो अमेरिका की CIA जो है, उनमें कई लोग क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता उनको। रिटायर हो गए तो उसके बाद जीवन लंबा नहीं होता उन लोगों का, निपटा दिए जाते हैं। हाँ जी, सीक्रेट्स है ना उनके पास, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो ज्यादा बड़ी चीज क्या है, नेशनल सिक्योरिटी या जीवन। तो जैसे 60 साल 65 साल तक काम लिया, उसके बाद रिटायर हुआ, उसके बाद किसी दुर्घटना में, किसी स्विमिंग पूल में कहीं, वो क्या निपटा देते हैं उसको। समझ में आया। इसलिए उसे अपने अंत समय तक कैसा रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। तो जितना एक्सटेंशन मिलेगा तब तक वो जिंदा है। एक्सटेंशन खत्म, काम खत्म, काम खत्म, आदमी खत्म। अच्छा जी, संस्था एवं संचरा प्रकार के गुप्तचरों के अलावा मौर्य साम्राज्य में उभय वेतन संज्ञक गुप्तचर भी होते थे। कैसे, उभय वेतन संज्ञक गुप्तचर भी होते थे, जो अन्य देशों में नौकरी करके गुप्त रूप से रहकर वहां की सूचनाएं अपने देश में भेजते थे। गुप्तचरों के माध्यम से राजा आंतरिक षड्यंत्रों, भ्रष्ट कर्मचारियों की गतिविधियों और विदेशी शक्तियों के कुचक्रों पर नियंत्रण रखता था। ये गुप्तचर युवराज से लेकर जनसाधारण तक की गतिविधियों पर निगरानी रखते थे। किस पर? तो आपने सुना होगा संसद पर हमला हुआ इस देश में, हमारे संसद में आतंकी घुस गए, तो किसका फेलियर था? गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, इंटेलिजेंस का फेलियर था, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस फेलियर। या कारगिल जब हुआ तो वो जो, अच्छा जैसे यहां हमारी सिविलियंस की इंटेलिजेंस होती है, आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस होती है। तो वो आर्मी के उनको क्या, उन्होंने खबर दी
जो आर्मी इंटेलिजेंस थी, लेकिन उस पर जल्दी से विश्वास नहीं किया गया क्योंकि इतनी बर्फ पड़ी हुई थी, उस बर्फ में मानव का रहना संभव नहीं था। लेकिन वो पता नहीं कैसे करके वहां उन्होंने बंकर क्या कर दिया, कब्जा दिए। अब वो ऊपर बैठ गए, तो फिर कारगिल करना पड़ा, कारगिल वॉर हुआ। और बिना, क्योंकि ऐसा बोला गया इंटेलिजेंस में कि भाई लोकल जो विद्रोही है वो जा रखे हैं, लेकिन बिना पाकिस्तानी आर्मी की सहायता के वो नहीं हो सकता था। तो बाद में बदला पाकिस्तानी आर्मी उसमें इन्वॉल्व थी। क्या थी? फिर उन्हें सबक सिखाया गया, बोफोर्स ने सिखाया फिर कब सबक। तो ये गुप्तचर युवराज से, अच्छा, गुप्तचरों के माध्यम से राजा आंतरिक षड्यंत्रों, भ्रष्ट कर्मचारियों की गतिविधियों और विदेशी शक्तियों के कुचक्रों पर नियंत्रण रखता था। ये गुप्तचर युवराज से लेकर जनसाधारण तक की गतिविधियों पर निगरानी रखते थे। युवराज की भी निगरानी होती थी, है ना। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यों ने गुप्तचर व्यवस्था के अलावा शांति व्यवस्थापन और अपराधों के नियंत्रण हेतु रक्षिण संज्ञक पुलिस व्यवस्था की स्थापना की, जिसका प्रधान कौन होता? दंडपाल। तो पुलिस को क्या कहते थे मौर्य साम्राज्य में? रक्षिण। और उनका हेड कौन होता? पुलिस का दंडपाल। पुलिस का हेड कौन होता? दंडपाल। इतना समझ में आ गया? अगले लेक्चर में बताऊंगा मौर्यकालीन न्यायिक प्रणाली के बारे में।